हम जहाँ पर पढ़ रहे हैं वहाँ पर पढ़ाई का स्तर जो है बहुत बढ़िया है। तो मैं सबसे पहले ये आपको बताना चाहूँगा कि जनरली हमारे पास जब स्टूडेंट्स आते हैं या उनके पेरेंट्स आते हैं तो उनका एक कंसर्न होता है, सर इस बार कितने बच्चे पास हो। आप लोगों को एक कंसर्न रहता है कि नहीं रहता? सर इस बार कितने बच्चे पास हो। तो मैं उनको कहता हूँ कि देखिए ऐसा है कि हमारे पास जो कंसेप्ट है उसे 100% बच्चे पास हो जाते हैं। तो उनको ये एग्री नहीं, वो कहते हैं सर 100% तो सभी पास हो जाते हैं। तो मैं इनको कहता हूँ देखिए हमारे पास जितने भी रिकॉर्डेड सेशन है उससे साबित किया जा सकता है कि आपके जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन है वो सब उसी से। बाकी स्टूडेंट पर डिपेंड करता है ये कि वो अपने एबिलिटी पर, विजडम पर वो उसको कितने कितने हद तक समझ पाए। और इसी बात को मैं इस बार 2025 के फर्स्ट एनडीओ सीडीएस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर के साथ थोड़ा सा प्रूव करने का प्रयास करूँ। मैंने थोड़ा सा ये रखा हुआ है, क्वेश्चन के साथ जो है थोड़ा सा देखिए। अभी हमारा रिसेंट एक टॉपिक चल रहा है और इस टॉपिक का एक क्वेश्चन है, जरा मैं चाहूंगा कि इसको आप देखिए। क्या लिखा क्वेश्चन? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नोन टू बी डिस्कवर्ड द अर्लीस्ट। अच्छा बताइए, ये अभी क्वेश्चन चल रहा था क्या? यस सर। कौन से टॉपिक में? हिस्ट्री में चल रहा था, एंशिएंट हिस्ट्री में चल रहा था। और इस टॉपिक का नाम क्या था? कैलकोलिथिक को हिंदी में क्या कहते हैं? ताम्रपाषाण। और ताम्रपाषाण में पहला ढूंढा जाने वाला धातु अब आप कहेंगे सर इसको कैसे बताए थे? आपको लग रहा हो कुछ अजीब सा है रिकॉर्ड कर। लेकिन ऐसा है कि ये साबित नहीं किया जा रहा है, ये हमारे छात्रों को एक मॉरल बूस्ट दिया जा रहा है कि किस तरीके के भाषा का प्रयोग कर रहे हैं इसमें और कैसे क्वेश्चन है। पहला धातु ढूंढा गया था और पहले धातु के साथ जो है देखिए कितने हमने साइट्स बना के इसको पढ़ा। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही वर्ड बोल दिया। तांबे को पढ़ने के साथ पूरे भारत के नक्शे को हमने पढ़ा, आहल पढ़ा, जोरवे पढ़ा और ईरान की संस्कृति। और भारत में तांबे को ब्रॉन्ज बनाने के लिए, कहाँ से बनाने के लिए क्या मिलाया गया था इसमें? टीन कहाँ से मंगाया था? तो देखिए हमने इस टॉपिक को इतना ज्यादा निचोड़ दिया था कि क्वेश्चन बचने का जगह ही नहीं बनता। तो एक क्वेश्चन का तो दायरा ये है, इसको आप थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन से देखो। द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड्स फॉर। कौन सा अमेंडमेंट? सभी लोग बिल्कुल अटेंटिव हो जाए। आप कह सकते हैं कि सर मेरे को नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन आप क्लास में रहेंगे इसमें तो आप देखिए कितना ही सिंपल सा क्वेश्चन। द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड्स। अच्छा किसने ये क्वेश्चन किया होगा? हाथ खड़ा करके बताइए क्लास में किसको याद? पुट योर हैंड्स अप। क्योंकि जाहिर सी बात है कि मुझे पता है कि आपकी मेमोरी होती है छोटी। अब हम देखिए देखिए क्लास में क्या चला? 73rd अमेंडमेंट। टेर होता है ये टेर। और सबसे पहले कहाँ पर लागू हुआ था ये? राजस्थान के देखिए राजस्थान के नागौर को भी हमने इसमें बता दिया था। इस तरह से क्वेश्चन चला था, है ना? आप इसको एंजॉय करें थोड़ा सा। आप सोचिए कि हमारे क्लास में ये टॉपिक कैसे हुआ। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम लोग चीज को डिस्कस कर रहे होते हैं ना तो वो चीज हमारे पास हमारे मेमोरी से हट जाती है। Consider the following lines of longitude, latitudes. अब एक क्वेश्चन है इसमें, ग्रेट सर्कल क्या होता है? अब देखिए क्वेश्चन। अच्छा ग्रेट सर्कल करके कुछ पढ़े थे कि नहीं? देखिए ग्रेट सर्कल के लिए हमने पढ़ा हुआ था और बहुत ही एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। ये इक्वेटर के साथ जुड़ा है। इसको ग्रेट क्यों कहते हैं इसमें? क्योंकि धरती पर सबसे लंबी लाइन जो है ये, इसके बाद जो दूसरी लाइनें होती है वो बराबर रहती है, धीरे धीरे छोटी होती है। और लॉन्जिट्यूड ये तो लेटीट्यूड हो गया, लॉन्जिट्यूड ये पोल से पास हो। तो जाहिर सी बात है पोल बहुत सारी लाइनें पास होती है और एक जैसे लाइन में होती है, ग्रेट नहीं बनती है। तो हमारा ग्रेट जो है 0 डिग्री है, जो कि सबसे लंबी लाइन कहा जाता है। और इसकी पूरी जो लेंथ है लगभग जो है 40,048 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेट, इसलिए इसको ग्रेट सर्कल नाम से। Which one of the following latitude will experience minimum angle of sun rays when the summer
solstice of northern hemisphere. कितना बढ़िया बड़ा क्वेश्चन है इसमें, लेकिन इसका वीडियो कैसे पता चलेगा? मनु बताओ, वीडियो निकल गया इसमें से। इसको बहुत ज्यादा चेक करना पड़ रहा था और इसमें मैं पूरे क्वेश्चंस को नहीं ले पाया। मैंने इसको क्यों लिया ताकि हम एग्जैक्ट पॉइंट से पहले भी कुछ बात कर लें, तो कभी कभी लगता है अरे छोटा सा ही बता देते। नहीं, एडियाबैटिक का मतलब होता है कि बिना किसी एक्सटर्नल सोर्स में हीट का चेंज हुए अगर हमारा हीट एनर्जी में कन्वर्जन आ जाता है तो उसको हम एडियाबैटिक कहते हैं। एग्जाम्पल में इसको तो आवाज स्लो है फिर भी इसको बता दे रहा हूँ, जहाँ एडियाबैटिक बोल रहा हूँ वहीं तक लेके जाओ। ये क्वेश्चन का प्रेडिक्शन मैंने पहले ही कर दिया था कि ये जीएस में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। तो एडियाबैटिक का मतलब ये होता है कि जैसे इस रूम के अंदर अगर टेम्परेचर मान लीजिए 30 डिग्री और बाहर से हमने कोई टेम्परेचर नहीं दिया और कुछ देर बाद इसका 40 डिग्री हो, तो बिना आउटर सोर्स में हीट एनर्जी का इनफ्लो किए अगर टेम्परेचर में वेरिएशन आता है तो उसको कहते हैं एडियाबैटिक। इसका हमने एग्जाम्पल लिया था कि सूरज की किरणें जो है सबसे ज़्यादा शॉर्टर लेंथ में रहती है 12 बजे, लेकिन गर्मी का एहसास होता है 3 बजे, तो जाहिर सा बात है एडियाबैटिक है। दूसरा सेक्शन हमारे पास ये हुआ कि प्रेशर कुकर में लगातार एक जैसा आप फ्लेम दीजिए, प्रेशर कुकर घर में होगा ना, लेकिन एक समय पे ये विस्लिंग करने लगता है, तो जाहिर सा बात है कि हमने कोई एक्सटर्नल सोर्स में हीट तो बढ़ाया नहीं, फिर ये विस्लिंग कैसे ज़्यादा बढ़ती है, तो जाहिर सा बात है इसको हम एडियाबैटिक कहते हैं और यही एडियाबैटिक का क्वेश्चन इसमें बना हुआ। तो इस बार का क्वेश्चन जरा देख लेते हैं क्या आंसर होगा इसमें। A system that does not allow exchange of heat with surrounding is called, यानी कि बाहर से हीट को एक्सचेंज को परमिट नहीं करता लेकिन फिर भी टेम्परेचर में वेरिएशन आता है, दैट इज एडियाबैटिक। अब आ जाते हैं कुछ और क्वेश्चंस में। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था स्टैंडर्ड का। मैं जानता हूँ आप में से बहुत सारे लोग जो रेगुलर नहीं रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस नहीं देख पाते। मेरा क्वेश्चन देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एल वेव्स और लॉन्ग वेव्स जनरेटेड बाय अर्थक्वेक इज आर करेक्ट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखिए क्लास में किस तरह से कवर किया था मैंने, पूरा साइंस का कंसेप्ट जो आपको इसमें बता दिया। ई वेव्स, एल वेव्स, एस वेव्स। इस तरह से ये वेव्स का प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव्स और एल यानी कि लॉन्जिट्यूडिनल वेव्स के साथ हमने क्वेश्चंस को पढ़ा हुआ और ये क्वेश्चन भी हमारे पास हमारे रेंज का क्वेश्चन था इसमें, जो कि बढ़िया। हालांकि सभी क्वेश्चन थे, मैं बाद में इसको थोड़ा सा अब ले लेते हैं इसमें। जैसे कि मैंने बताया ज्योग्राफी के जितने भी क्वेश्चन थे 90% क्लास के थे और ये सारे वीडियोस में दिखाऊंगा आपको तो बड़ा बोरिंग हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा देखें। Which one of the following latitude will experience a minimum angle of sun rays when it is summer solstice in the northern hemisphere? हमेशा एग्जामिनर को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि एग्जाम आपके चॉइस की भाषा नहीं पूछता है, हमें ध्यान रखना चाहिए समर सॉलिस्टाइज का क्या मतलब होता है। धरती पर 3 ऐसी लाइन होती है। चलिए मैं इसका वीडियो दिखाता हूँ जो मैंने आपको बताया। धरती पर जो लैटिट्यूड्स है 3 लाइनें बनाया था। ये 23.5 डिग्री नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ, इक्वेटर, साउथ। कर्क संक्रांति। क्वेश्चन देखिए किस तरह से है और इंग्लिश में भी देखिए क्या कहेंगे इसको।
ठीक है, समर सॉल्स्टाइस। अब ऐसे शब्द आपको जो है क्लास में इसमें क्या लिखा हुआ, समर सॉल्स्टाइस नॉर्दर्न। ऐसे क्वेश्चन आसान नहीं होते, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और क्लास में जब सॉल्व किया जाता है ना तो मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं जिनको ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं होता वो बाउंस हो जाते हैं। लेकिन बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के साथ हमने इसको सॉल्व किया हुआ था, और इसमें मैंने ये बताया था कि धरती पर लेटी हुई लाइन को लैटीट्यूड कहते हैं और जो खड़ी लाइन है उसको लॉन्जिट्यूड। लेटी हुई याद करना है, और 3 ही लेटीट्यूड को हमें पढ़ना है। कौन कौन सा है इसमें, एक 0 डिग्री जिसको इक्वेटर कहते हैं, और उसको ग्रेट सर्कल भी कहते हैं। ग्रेट सर्कल क्यों कहते हैं, क्योंकि धरती पर ये सबसे लंबी लाइन है, बाकी से सिर्फ छोटी, यानी सर्कल में धीरे धीरे छोटी होती है। और दूसरा ऊपर वाली लाइन को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे वाली कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ। और सूरज की किरणें इन्हीं तीनों लाइनों के बीच में रहती है। जब सबसे ऊपर वाली लाइन पे जाती है तो उसको कहते हैं समर सॉलिस्टाइस, और सबसे नीचे वाली लाइन पे जाती है तो कहते हैं विंटर सॉलिस्टाइस, और इक्वेटर पर आकर गिरती है तो हम कहते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स। अभी आपको मेरी बातों में बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि समझना नहीं समझने का रेस दिमाग से हटा दीजिए। एग्जाम सिस्टमैटिक पैटर्न पर चलता है, और क्लास में कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में होगा वो आपको और मुझे भी नहीं पता, इसलिए सारा चीज सिस्टमैटिक होगा। और 1 और 2 भी लेक्चर आपने मिस कर दिया तो बेसिक कंसेप्ट आप पूरी तरह से हट जाए। तो इस तरीके से देखिए हमारे पास क्वेश्चन जो है इस बार, और 1-2 क्वेश्चंस को ले लेते हैं जो वीडियो में मैंने बनाया था। कंसीडर लाइन लॉन्जिट्यूड एंड लैटिट्यूड। अच्छा, ये हमने ग्रेट सर्कल वाला था, ये भी हमने बनाया। अब जो है मैंने देखा कि इतने सारे वीडियोस को हम कैसे बनाएंगे, तो मैंने इसके लिए क्या किया, मैंने इसके लिए आपको क्वेश्चंस का एक फॉर्मेट दे दिया। तो समर सॉल्स्टाइस वाला क्वेश्चन आ गया आपका इस तरीके से। अब उसमें आंसर क्या होगा जरा देखिए। धरती पर ऊपर वाली लाइन को क्या कहते हैं, समर, इसको विंटर सॉल्स्टाइस। अब कह रहे हैं कि सूरज की किरणें अगर इस पर पड़ रही है तो इसमें एंगल का सबसे बड़ा, यानी कि एंगल इतना बड़ा हो जाए जिससे कि वो गर्मी खत्म हो जाए, क्योंकि गर्मी सिर्फ इतने के बीच में पड़ती है, सन का रेज परपेंडिकुलर सिर्फ यहीं पर पड़ता है। अब एक क्वेश्चन पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइकेलिटी टू एक्सपीरियंस मिनिमम एंगल, यानी कि मान लीजिए कि वहाँ सन का रेज लगभग ना के बराबर, तो जाहिर सी बात है इन तीनों में तो नहीं हो, कहाँ पर होगा इसमें, आर्कटिक सर्कल, यानी कि तीनों लाइन पे तो सन की रोशनी पड़ती ही पड़ती है। आर्कटिक सर्कल में सन का लाइन जो होगा, सन का रेज जो होगा वो इंक्लाइंड होकर जाएगा, तो जाहिर सी बात है वो मिनिमम एंगल होने के कारण वहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ेगी। इसलिए धरती पर जितने भी पोल्स हैं वहाँ पर सूरज की किरणें टेढ़ी तिरछी पड़ती हैं, इंक्लाइंडेड होती हैं, और सन की रेज इंक्लाइंड होने के कारण यहाँ पर ठंड ज़्यादा पड़ती है। एक मैप जो कि मैंने पहले बताया था उसको जरा बता दूँ। मान लेते हैं कि ये सन की रेज है, यहाँ पर एक सर्कल बना दिया, तो ये एक्स है। अब मैं दूसरा ऐसे ही सर्कल बना रहा हूँ, जरा ध्यान से। अब धरती पर एक ऐसा जगह पर है जहाँ पर सन का रेज जो है इंक्लाइंड होकर पड़े, और इसको मैं कह रहा हूँ वाई। अब सन का ये लाइट जो है ये एक्स जगह पर पड़ रहा है तो ये गर्म हो रहा है, और ये वाई जगह पर पड़ रहा है तो गर्म हो रहा है। अब बताइए एक्स बड़ा है कि वाई बड़ा है, एक्स का ये सर्कल बड़ा है कि वाई का सर्कल बड़ा है। जाहिर सी बात है जब सनरेज इंक्लाइंड हो जाएंगी तो वो सनरेज दूर तक पड़ेगी, और दूर तक पड़ेगी तो वो फोकस नहीं होगी, और फोकस नहीं होगी तो क्या होगा, ये ठंडी हो जाएगी। ये उसी तरह से है जैसे कि घर में चाय की केटली को गैस पर बिठा दीजिए और 1 मिनट बाद देखिए कितना गर्म हुआ, और शादी में बढ़ने वाला जो बारात होता है, बड़े बड़े बर्तन होते हैं ना, उसको रख दीजिए 1 मिनट, दोनों में से कौन जल्दी गर्म होगा, छोटा बड़ा जल्दी गर्म होगा क्योंकि वो कंसंट्रेटेड है, फोकस्ड है। और बड़े वाले में तो उसी एनर्जी से पूरे बर्तन को गर्म करना। तो जब सन की रेज इंक्लाइंड हो जाती है तो जाहिर सी बात है वो बहुत दूरी तक गर्म करती है, जिसके कारण वहाँ टेम्परेचर कम हो जाता है, और ये पूरी तरह से सिर्फ सर्कल आर्कटिक पर ही पॉसिबल है। इन जगहों पर तो सन का रेज लगभग बराबर। अब देख लेते जरा अर्थक्वेक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एल वेव्स। एल वेव्स वाला क्वेश्चन था इसमें। धरती पर कितनी वेव्स चलती हैं, एल वेव्स सतह पर चलती है जिसको लॉन्जिट्यूडनल और सरफेस वेव्स कहते हैं। एस वेव्स सेकेंडरी वेव्स होती हैं जो कि सिर्फ सॉलिड पर चलती है, और प्राइमरी वेव्स चलती हैं तीनों जगह। सिर्फ एल पूछा गया जिसको हमने कवर किया था क्लास में। तो फॉलो अर्थ सर्कमफ्रेंस, यानी कि सिर्फ अर्थ की सर्कमफ्रेंस पर चलती है, बिल्कुल सही बात। दे ट्रेवल एट मोर और लेस एट द कांस्टेंट रेट। यहाँ पर जो है कांस्टेंट रेट पर नहीं, जरा सुनिएगा। अच्छा, अगर मधुबनी में भूकंप आया तो क्या पटना में आएगा?
नहीं आएगा। तो कांस्टेंट रेट नहीं होता। जहाँ पर इसका अर्थक्वेक जोन होगा वहाँ की इंटेंसिटी ज़्यादा, और जहाँ पर दूर होगा वहाँ पर इसका कम। इसको कहते हैं कौन सा, एपी सेंटर। एपी सेंटर, ये फर्स्ट वाला सेक्शन सही। जल्दी से कुछ क्वेश्चन निकाल लेते हैं जब तक आपके दिमाग में एनर्जी बचे। सिस्टम नॉट अलाउ द एक्सचेंज ऑफ हीट। एक्सचेंज ऑफ हीट वाला सेक्शन बताइए कौन सा है? एडिपेटिक, यानी कि कुकर के अंदर जो है गर्मी एक जैसी होने के बाद भी एक समय के बाद विसलिंग स्टार्ट हो जाती है। सन की रेज एक जैसी होने के बाद भी टेम्परेचर हाई 2 बजे हो जाता है, जबकि कोई दूसरे सूरज ने गर्म नहीं किया। यानी विदाउट एनी एक्सचेंज अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो ये एडियाबैटिक सेक्शन होगा, जो मैंने अभी क्लास में दिखाया था। द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट प्रोवाइड्स, क्या है इसमें? पंचायती राज। देखिए इसमें पंचायती राज कहीं लिखा हुआ क्या? तो बी वाला सेक्शन पंचायती राज हो गया। पंचायती राज का क्वेश्चन है जो कि हमारा 1993 में बना था। Which one of the following element is known as discovered earliest? कौन सा था? जिसको हम कौन सा लिथिक में पढ़ते हैं? चैल्कोलिथिक में पढ़ते हैं। What happens when the sunlight travels through the earth atmosphere? सन का लाइट जब, अच्छा मैंने बिग बोर करके बताया, बहुत सारे मुझे तो नहीं लिखा हूँ लेकिन मैं जल्दी से बोल कर बता दूँ। अच्छा मेरी भी तो इच्छा होगी ना कि हमारा क्वेश्चन आ गया। मैंने अभी देखा पूरे 25 क्वेश्चन है। कितने? 25 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 100 क्वेश्चंस पूरे हैं आप, और सिर्फ इसी नंबर 100 नंबर पूरे हैं आप, और 100 नंबर से ही आपका जो है जीएटी का सेक्शनल कट ऑफ क्लियर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी छोड़ दी। और ऐसा हो नहीं सकता कि आप उसमें जीरो करके, हो नहीं सकता। सिर्फ इसी पेपर से पूरा पास हो, और पूरी तरह से एविडेंस है मेरे पास किस तरह से क्वेश्चंस थे, जैसे मैंने आपको दिखा। What happens when the sunlight travels through the earth atmosphere? सन की लाइट जब आती है धरती पर तो जाहिर सी बात है कि हमने इसको स्पेक्ट्रम से समझा है, और स्पेक्ट्रम में जो कलर बैंड्स होते हैं कितने होते हैं? 7, जिसको हम बिग ब्योर के नाम से जानते हैं। बिग ब्योर जब कहते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? वॉयलेट और आर से रेड। तो जाहिर सी बात है कि वॉयलेट जो है स्कैटर्ड हो जाता है, इसलिए हमें आसमान दिखता है आसमानी। तो इसका मतलब हुआ द ब्लू कलर स्कैटर्ड मोर कंपेयर टू द रेड। यही चीज था आपको जो हमने बिग ब्योर में पढ़ा था, और एक प्रिज्म के माध्यम से सन रेज को हमने यहाँ पर निकाला। आप सब देखिएगा मिल जाए। डिस्कवर्ड वाला क्वेश्चन आ ही गया हमारा इसमें। फॉर्मेशन ऑफ हीट, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। देखो मेरे को बड़ा मजा आ रहा है इसमें। आप अपना नोट चेक करिएगा, मेरा तो काम इसको बताना है, और मैं इसको पूरी तरह से पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ बता रहा हूँ आपने किस तरह से पढ़ा। ये सारी चीजों को देखिए। अब जरा बात करते हैं। लखनऊ पैड को पढ़ा हमने 1960, सारा चीज पढ़ा है इसको, सिर्फ मैं आपको रिकॉल करा। कम्युनल अवार्ड 1932 किसके बीच में हुआ था? किसने लिया था इसको? मैकडोनाल्ड अवार्ड के नाम से भी जानते हैं, जिसमें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अंग्रेजों के द्वारा एक सम्मान लिया, जिसमें कि अंग्रेजों के लिए एक निश्चित सीटें जो है देनी अनिवार्य थी। ऐसे समय में कम्युनल अवार्ड के रूप में इसको जाना गया। गांधी जी अनशन पर बैठ के, स्टारवेशन पर बैठ कर कहा कि नहीं, अंग्रेजों से क्यों लोग, हमारी आज़ादी की लड़ाई चल रही है, हम ही आपको देंगे। और 76 सीट की जगह पर 142 सीट गांधी जी ने दे दी और कहा दिल्ली। तो कम्युनल अवार्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट था, जिसको हमने पढ़ा था। फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी, इसका कहानी थोड़ा सा बताता हूँ जो आपने पढ़ा होगा उस समय। भारत में एक ऐसी घटना हुई जिसको हम चौरा चौरी के नाम से जानते हैं 1922 में। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि सब लिखा, मैं सिर्फ याद दिला, चौरा चौरी नाम से घटना हुई 19 फरवरी 1922 में घटना हुई, और गांधी जी ने कहा आप ये आंदोलन बंद हो जाए। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन। गांधी जी ने इतना बड़ा आंदोलन जब बंद कर दिया तो भारत के बहुत सारे राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट, उन्होंने कहा गांधी जी तो ऑटोक्रेट हो गए, इन्होंने अपने आप को जो है देश का अपने आप को यही हीरो मानते हैं। तो उनकी पार्टी से यानी कांग्रेस की विचारधारा से बहुत सारे लोग अलग होने लगे, जिसमें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी भी थे, जिनका नाम था पंडित मोतीलाल नेहरू। पंडित मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास ने मिलकर एक पार्टी बनाई थी, इसका नाम था स्वराज। यही पार्टी के बारे में हमने 1925 में पढ़ा। कहानी मैंने सुना थी ताकि याद हो जाए। शिमला कॉन्फ्रेंस कब था? जब भारत में कांग्रेस आजादी की बात कर रही थी और मुस्लिम भी पाकिस्तान की मांग कर रहे थे, और इसको जो है लॉर्ड वेवल ने कहा कि नहीं, दोनों मिलकर बैठ जाओ, आजादी कैसे देंगे। और इसको वेवल प्लान भी कहते हैं, जो कब हुआ था तुम्हें याद नहीं होगा, मुझे याद है, और जानबूझ के बोल रहा हूँ कि जाके मैच कर। अब बताओ इसमें सबसे पहले कौन हुआ?
अगर सी तुम्हें मिल गया आंसर तो बताओ दूसरा पढ़ने का जरूरत है क्या? बाकी तो मैंने कहानी सुनाया, सिर्फ इसी से आंसर बन गया तुम्हारा। और ये ना कहना कि इसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन में कितना नंबर देगा? 4 नंबर ये भी देगा। अब चलो ले लेते हैं दूसरा क्वेश्चन। अच्छा एक बात बताओ, हमने पंचवर्षीय योजना की थी कि नहीं? यस सर। और मैंने बोला था ना एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। देखिए गरीबी हटाओ का नारा किसने भी मिला? कहाँ पॉवर्टी देखो तो गरीबी हटाओ। और 7th में क्या कहिएगा? फूड वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी। यानी कि आंसर जो है देखो, पॉवर्टी का तो गरीबी हटाओ नारा 5वां जो है अब मिल गया इसमें और इसमें दो। तो बी का देखते हैं 3 इसमें, तो बी का 3 इसमें। पूरी क्लास में बताइए क्या हमने पंचवर्षीय योजना कवर किया था कि नहीं? यस सर। बिल्कुल कवर किया था। और मैंने डैम श्योर कहा था पढ़ लेना एक बार और आ जाए। एग्जाम से जस्ट 10 दिन पहले मैंने कराया। और नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन्होंने अपने लेवल पर पढ़ाई की थी भगवान करे उनका बहुत अच्छा पेपर हो, लेकिन मैंने जो स्ट्रेटेजी बनाई 100% उसमें आप पास हो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज करेक्ट? पार्लियामेंट के हिसाब से कौन सा सही है इसमें? A majority of member in Rajya Sabha are elected by system of proportional representation by means of single transferable vote. राज्य सभा के बारे में कहा जा रहा है। इस चीज को भी छोड़ दीजिए, मैंने तो क्वेश्चन पढ़ लिया, आप कहेंगे सर रेट के आंसर बता दिए, सभी लोग ऐसा बता रहे हैं, लेकिन रुक जाइए, मैं गलत पहले बताऊंगा तब। डेप्यूटी चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा इज नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट अमंग द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। बिल्कुल गलत है इसमें राज्यसभा में प्रेसिडेंट जो है डिप्टी स्पीकर नहीं बनाता और अदर मेंबर के साथ। लोकसभा कैन नॉट डिसॉल्व बिफोर द कंप्लीशन ऑफ इट्स 5 ईयर। लोकसभा डिसॉल्व किया जा सकता है, बहुत बार डिसॉल्व हुआ है लोकसभा हमारा, इसलिए स्टेटमेंट भी गलत। द मेंबर ऑफ लोकसभा आल्सो वोट इन द इलेक्शन ऑफ द राज्य। लोकसभा के मेंबर्स राज्यसभा के लिए वोट नहीं दे सकते हैं। राज्यसभा के मेंबर जो है भारतीय संविधान के शेड्यूल नंबर 4 पढ़िएगा, पूरा लिखा हुआ है। इस तरह से रिप्रेजेंटेशन सिस्टम से आते हैं, विधानसभाओं के द्वारा राज्यसभा के सांसद चुने जाते हैं। इस तरीके से ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत और ये सही। आंसर देखेंगे इसमें कहेंगे अच्छा ठीक है यही आंसर सही। इस तरीके से हम लोग आ सकते हैं। 5 प्रिंसिपल्स ऑफ पंचशील। पंचशील वाला सेक्शन मैंने कब बताया था, इसको जरा सुन लीजिए ध्यान से। भारत के संविधान को हमने जब भारत में प्रधानमंत्री पढ़ रहे हैं तो प्रधानमंत्री भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय मैंने बताया था आपको, देखिएगा नोट में जाके, सभी के सामने बोल रहा हूँ। इनके समय में भारत और चीन के बीच का युद्ध हुआ जो कि इनकी मृत्यु का कारण बना। क्यों कारण बना था उसका कहानी मैंने सुना। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु कब हुई थी? 1964। और भारत चाइना युद्ध कब हुआ था? 1962। तो हुआ क्या था कि 1954 में नेहरू जी ने कहा हमें सेना बढ़ाने की जरूरत नहीं है, भारत और चीन के बीच में तो भाईचारा है। और वहां पर गए और जाने के बाद जो है उन्होंने कहा हिंदी चीनी भाई भाई। तो हिंदी चीनी भाई भाई का स्लोगन दिया नेहरू जी ने, फिर बात है। और एक एग्रीमेंट साइन किया था जिसको हमने कहा पंचशील। इसमें दोनों देश जो है ना अपने सारे संबंधों को, जो भी परेशानियां मिल बैठकर चर्चा करके सॉल्व किया, अपने कल्चरल चीजों को बढ़ाई। और हमने वहाँ पर सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा, जिसके कारण चीन ने भारत पर हमले करने की योजना। और ये भी कहानी मैंने आपको बताया था कि चीन ने हमला क्यों किया था, क्योंकि भारत में तिब्बत के दलाई लामा, तिब्बत के गुरु का नाम क्या है? उन्होंने भारत में आकर कहा चीन हमें हड़पना चाहता है, हमें रक्षा करिए, तो भारत ने उनको सपोर्ट किया। और चाइना को लगा कि हमने तो कहा था कि आपस में हम भाई भाई हैं, ये लोग तो हमारे दुश्मन को सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए चाइना ने एग्रेशन किया था और भारत पर हमला किया। तो यहाँ कहने की बात है कि भारत पंचशील जो एग्रीमेंट है किसके बीच में हुआ था? भारत और चाइना के बीच में हुआ था। इनमें से ये कौन सा नहीं है? नॉट की बात। तो यहाँ पर सीधे आंसर दे रहा हूँ, न्यूक्लियर का तो बात हुआ ही नहीं था। एटम बम के ऊपर तो कोई बात ही नहीं होता, क्योंकि एटम बम के लिए चीन कौन होता है हमें बताने के? एटम बम के ऊपर बात ही नहीं होता। जब जाहिर सा बात ये आंसर मिल जाएगा तो बाकी के ऊपर दिमाग लगाने का जरूरत भी नहीं था, आराम से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चन के साथ देखना इसमें। हड़प्पा के सीन, अभी टॉपिक चल रहा है आपका हड़प्पा का सीन, स्टेटेटाइट से बना हुआ आपका। ये वाला क्वेश्चन जो मैंने क्लास में शुरुआत से पूछा था आपको, सबसे इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग महाजनपद इन एंशिएंट इंडिया वाज ओलिगार्ची? ओलिगार्ची का मतलब होता है भारत में विश्व का सबसे पहला गणतंत्र कौन था?
विश्व का सबसे पहला गणतंत्र कहाँ पर था? दैट इज वैशाली। क्या था? वैशाली आज किस नाम से जाना जाता है? हाजीपुर। और वैशाली किस महाजनपद का था? वज्जी का था। कितने महाजनपद थे? 16 महाजनपद थे। और वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? वैशाली। और इसी वैशाली का एक क्वेश्चन आया हुआ है, कुछ कष्ट करके जाके नोटबुक के पन्ने पलट लीजिएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। इसमें 2 क्वेश्चन थे आपके। ये वाला क्वेश्चन आ जाते हैं अभी, ये आपका ज्योग्राफी का, भारत के वन फॉरेस्ट। मैं उम्मीद करूंगा कि रीसेंट मेमोरीज में आपके पास होंगे। अच्छा एक बात बताइए, भारत में सबसे ज्यादा वन का परसेंटेज क्या बताया था? मिजोरम। 3 राज्यों के नाम बताए थे। मिजोरम के बाद कौन सा था? अरुणाचल प्रदेश। जाके देखिएगा, बिल्कुल रीसेंट वाला ज्योग्राफी का एंडिंग वाला, इंडियन ज्योग्राफी लास्ट में चल रहा है। और फॉरेस्ट जब टॉपिक आया था मैंने कहा था भारत, अच्छा हाँ कि नहीं बताया, चेक करिएगा, बिल्कुल 3 ही राज्य बताए थे। और भारत में सबसे ज्यादा वन का अगर क्षेत्र पूछा जाए तो कौन सा राज्य था? मध्य प्रदेश। ये तो परसेंटेज में था, मिजोरम परसेंटेज में, और क्षेत्रफल में कौन सा? इस तरह से क्वेश्चन हमारे पास। एलबीएस वाला क्वेश्चन हो चुका है हमारे पास। महेंद्रगिरी दूसरा क्वेश्चन देते हैं। ज्योग्राफी के 90% क्वेश्चन थे, सभी के थे, लेकिन ज्योग्राफी के सबसे ज्यादा। अच्छा, भारत का जब हमने नक्शा बनाया था तो भारत के नक्शे में, मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ, पूरा हमने भारत में जितने भी माउंटेन्स होते हैं सब पढ़ा था। यहाँ का एक माउंटेन है जिसको हमने कहा था महेंद्रगिरी। जाके चेक करिएगा, आपके सामने मैप में। और महेंद्रगिरी पर्वत जो है, इसी का सबसे हाईएस्ट जो पॉइंट है, जिसका नाम है आपका विशाखापट्टनम। तो पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? महेंद्रगिरी। चेक करिएगा। और कहां पर है? विशाखापट्टनम। इस तरह से विशाखापट्टनम के क्षेत्र से जुड़ता है, लेकिन इसमें पूछा है राज्य में, तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के सीमा पर बना हुआ महेंद्रगिरी है इसमें। तो महेंद्रगिरी का आंसर जो है आपका उड़ीसा में चला है। दोबारा मैं आपको बता दूं, भारत में पर्वतों को पढ़ने के लिए हमने जो है लगभग जो है 25 या 29 हमने माउंटेन रेंजेस पढ़े। सबसे पहले कौन सा ऊपर वाला पर्वत है ये बताइए? चलिए ये बताइए क्या है इसमें? पामेर का पठार। ये कौन है आपका? हिंदू कुश। ये क्या है? कुनलुन। आप देख रहे हैं नहीं बोल पा रहे हैं आप ये, जबकि पूरा सेक्शन हुआ। इसके बाद कौन सा माउंटेन भारत में आ गया? काराकोरम। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, बृहद हिमालय, पीर पंजाल और शिवालिक, धवलधार और शिवालिक। इस तरह से हमें शिवालिक सबसे लास्ट। और यहाँ पर पटकाई वो सब। और ये यहाँ पर महेंद्रगिरी हमने लिखा हुआ था, जो कि उड़ीसा का माउंटेन है। इसको चेक। इस तरीके से क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी क्वेश्चन से बनते हैं। लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड का क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है अभी तक। ये वाला क्वेश्चन जरा देखिए, देखते हैं आप लोगों की मेमोरी में है कि नहीं। इन द ब्रिटिश इंडिया, which one of the following acts permitted detention without trial up to 2 years? अच्छा सुनिए, नो अपील, नो वकील, नो दलील। इस कानून को कहा जाता है। कहानी सुना देता हूँ, आपने सुन लिया हो, कहानी सुनिए। गांधी जी जब भारत में आए तो गांधी जी को लगा कि अंग्रेजों जैसे लिटरेट आदमी से लड़ने के लिए भारत के लोगों ने सिस्टमेटिक चैनल फॉलो नहीं किया है। और उस समय उनके आने के समय वर्ल्ड वॉर चल रहा, 1914 से 1918 के बीच में विश्व युद्ध चल रहा। अंग्रेजों को गांधी जी ने अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया और कहा कि अंग्रेजों का साथ दीजिए, अंग्रेज अपने आप में हमें भारत को आजाद करा। जिसके कारण अंग्रेजों ने गांधी जी को क्या कहा? रिक्रूटिंग सार्जेंट का। और एक सबसे बड़ा उपाधि दे दिया, इसको नाम था केसर हिंद। इस सब मैं कहानी सुना रहा हूँ जो हमने क्लास में पढ़ी, आंसर तो आराम से पहुंच जाएगा। केसर हिंद उपाधि दे दी गांधी जी को। लगा अब तो हम ही सबसे ज्यादा सूरमा है, अब तो आजादी मिल जाए। जैसे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हो गया, अंग्रेज जीत गए, गांधी जी को लगा अब तो आजादी मिल जाएगी। लेकिन अंग्रेजों ने कहा आजादी और इतने इजी से तरीके से नहीं देंगे, तो भारतीय विरोध करने लगे। भारतीय विरोध करने लगे तो अंग्रेजों ने एक कानून बनाया, जिस कानून का नाम था रॉलेट एक्ट। और इसमें कहा गया नो अपील, नो वकील, नो दलील। पकड़े जाए तो सीधे कितने दिन के लिए? सीधे जेल में डाल दो। और इसी कहानी के साथ मैंने आपको बताया था कि इस कानून के विरोध में सत्यपाल महाराज और सैफुद्दीन किचलू अमृतसर के जलियांवाला बाग में आंदोलन कर रहे थे। तो जनरल डायर ने नहीं,
कर रहे थे उनको पकड़ के जेल में डाल दिया, और उनको छुड़ाने के लिए लोगों ने जलियांवाला बाग में आके आंदोलन किया, तो किसने गोली चला दी? जनरल डायर। कौन से कानून के खिलाफ कर रहे थे लोग? यही रॉलेट एक्ट था, जिसके बारे में हमने इतनी सारी कहानी पढ़ी, एक दो नहीं पूरा कहानी पढ़ लिया था। मैंने जानबूझ के बताया कि ताकि आप लोग का ये वर्ड इसके साथ मेमोराइज हो। इसको जरा देख लेते हैं। भारत में अंग्रेजों का पहला कानून जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल, कौन से कानून से बना था? जाके चेक कर लीजिएगा, भारत के संविधान में भी पढ़ा हुआ है, भारत के संविधान में भी पढ़ा हुआ है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में भारत में पहली बार अंग्रेजों ने जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ बंगाल की स्थापना कर दी, और बंगाल के कंट्रोल को देने के लिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी बना दिया। इसका पहला पोस्ट किसको दिया था? वॉरेन हेस्टिंग को दिया था। और सुप्रीम कोर्ट के पहले जज किसको बना दिए थे? सर एलिजाबेथ। ये तो नहीं पूछा ना क्वेश्चन, हमने लिखा हुआ इतना बड़ा लिख दिया कि क्वेश्चन निकलेगा नहीं वहां से। अभी वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारा, इसमें भी आ जाते हैं जरा जल्दी से, एक साथ लगातार क्वेश्चन। हिस्ट्री, मैंने कहा ज्योग्राफी के 90% क्वेश्चन पूछे हैं, आपने सुना नहीं हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन पूछे? हिस्ट्री के 90% प्लस क्वेश्चन पूछ लिए, 90% प्लस क्वेश्चन। सीक्वेंस में देखिए, Who among the following has introduced the resolution in 1882 which also known as Magna Carta Self Government in India? जब भारत में हम सेल्फ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो लॉर्ड रिपन सबसे पहले आता है। लॉर्ड रिपन जो थे वो एक्चुअली में ब्रिटेन में दो तरीके की सरकार चल रही थी, अनुदार और उदारवाद, यानी एक को कहते हैं लिबरल और एक को कहते हैं कंजर्वेटिव। और जब वहाँ पर लिबरल यानी कि ज्यादा आजादी वाली बात चल रही होती है तो भारत का गवर्नर जनरल भी वैसे ही रिपन जैसा बन जाता है और कहता है ज्यादा अधिकार दो। तो रिपन जो थे अंग्रेजों के समय में कौन सी सरकार बनी थी? लिबरल। अच्छा एक बात बताइए, भारत में अगर हिंदू और मंदिरों की बात होगी तो किसकी सरकार होगी? बीजेपी। समझ में आ रहा है ना आपको? तो एक्चुअली ब्रिटेन में भी सरकार जब बनती थी लिबरल, तो भारत में भारतीयों के लिए अच्छे अच्छे कानून बनने स्टार्ट हो जाते। तो जाहिर सी बात है सेल्फ गवर्नेंस की बात जो भी करेगा तो पहला लिबरल ही तो होगा। इसी तरह से लॉर्ड रिपन का पाप आ जाता है। इसको भी देख लेते हैं। इसमें कितना बढ़िया क्वेश्चन है, वर्ल्ड हिस्ट्री का चल रहा था क्वेश्चन, यूरोपियन के अराइवल का चल रहा था। भारत में फैक्ट्री खोली जा रही थी, 1612 में फैक्ट्री खुल चुकी थी, किसकी? अंग्रेजों की। लेकिन पूर्वी भारत में पहली फैक्ट्री जो खोली जानी थी जिसका नाम था, जाके चेक कर लो इसको। भारत में मसूलीपट्टनम में 1911 में, और उड़ीसा में 1633 फैक्ट्री के क्रम को, सीक्वेंस को 4 तरीके से हमने लिखा है। तो भारत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री खोली गई, भारत में पुर्तगीज की पहली फैक्ट्री खोली गई, भारत में डचों की पहली फैक्ट्री खोली गई, और भारत में फ्रांसीसीज की पहली फैक्ट्री खोली गई। ये एग्जाम के बहुत ट्रेंडी क्वेश्चंस होते हैं जिसको अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ा है, 100% एग्जाम का क्वेश्चन बन जाए। Chronology arranges the political events in Indian national movement beginning from the earliest। अच्छा ये वही वाला क्वेश्चन है जिसमें कौन सा मूवमेंट था? स्वराज पार्टी था। दूसरा लखनऊ बैग था, वही वाला क्वेश्चन था, वो वाला उन्होंने बना दिया। 25 क्वेश्चन मैंने आपके लिए, 25 क्वेश्चन, ठीक है। और मैंने आपको ये कहा था कि क्लास में आपको रेगुलर रहने पर आप सिर्फ क्लास से पास होंगे, ये बात पूरी तरह से साबित है।